मॉरिशस संबंध, जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी एक लंबी समयावधि के बाद मॉरिशस में भारतीय संस्कृति के प्रति जो सम्मान था, जो आदर था, वह लगातार बढ़ रहा है। वहाँ से लगातार अनेक विद्यार्थी, शोधार्थी, संस्कृति के अध्येता, भाषाओं के अध्येता भारत आते हैं और भारत से बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो मॉरिशस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मॉरिशस जाने के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हो कि वो भारत में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो एक पर्यटन स्थल के रूप में मॉरिशस ने भारतवासियों के मन में एक अद्भुत स्थान बनाया। इसी तरह भारत के पर्यटनीय और दर्शनीय स्थलों के लिए मॉरिशस से भी प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ घूमने भी आते हैं और ज्ञानार्जन के लिए, ग्रंथ आदि खरीदने के लिए या देखने के लिए उनका आगमन होता है। बहुत सी मॉरिशस की यूनिवर्सिटी में, वहाँ की तमाम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में भारतीय ग्रंथों को, भारतीय साहित्य को, सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखा गया। वहाँ रामनवमी पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मॉरिशस में बड़ी संख्या में लोग व्रत आदि, अनुष्ठान आदि जिनकी परंपरा भारत में विद्यमान है, वो मॉरिशस में भी उसी रूप में सश्रद्ध अपनाई जाती है। रामनवमी के अवसर पर समूह में पूरा मॉरिशस एक तरह से उमड़ पड़ता है। बैसाखी और रामनवमी, ये दो पर्व वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दशहरा भी वहाँ पर विधिवत उसी तरह जैसे भारत में मनाया जाता है वहाँ भी मनाया जाता है। रावण का दहन होता है, रामलीला आदि का मंचन भी होता है। बहुत से नाटकों के रूप में भी इस सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी बहुत से लोग व्रत रखते हैं और उसी तरह पूजा पाठ आदि करते हैं। मकर संक्रांति और शिवरात्रि वहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व हैं। शिवरात्रि पर गंगा तालाब, जहाँ जो भारतीय लोग यहाँ से गए थे अपने साथ गीता, मानस, इसके साथ साथ गंगा जल भी लेकर गए थे। उस एक छोटे से तालाब में उन्होंने गंगा जल की कुछ बूंदें सबने डाली, उससे वो उनके लिए गंगा का प्रतिरूप बन गया, इसलिए उसे गंगा तालाब कहा जाता है। कोई पारिवारिक अनुष्ठान हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो, कोई घर परिवार में शादी, मुंडन, नामकरण आदि हो, तो उसी गंगा तालाब के तट पर जाकर उस तरह से सांस्कृतिक सारे रीति रिवाज, सारी परंपराओं का अनुपालन करते हुए वहाँ पर इस संस्कृति को जीवित रखा जाता है। ये राष्ट्रीय उत्सव के रूप में शिवरात्रि, मकर संक्रांति, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, इनको वास्तव में ऐसा लगता है जैसे वो पूरे मॉरिशस के उत्सव बन गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इस विचारधारा के, इस धर्म के, हिंदू धर्म और ग्रंथों में, परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या, वो सब इसमें शामिल होते हैं। प्रतिवर्ष तमिल भाषा भाषी लोग जो मॉरिशस गए हुए हैं वो वहाँ पोंगल का बड़े विधि विधान से अनुपालन करते हैं, उत्सव मनाते हैं और उसे नए साल के रूप में वो आत्मसात करते हैं। ऐसे ही भारत में जैसे करवा चौथ एक विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एकादशी का व्रत, द्वितीया आदि के व्रत, उपवास, ये सब भी श्रद्धापूर्वक मॉरिशस के निवासी उसका अनुपालन करते हैं। उनके घरों में पूजा पाठ होती है और प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, फोटो हैं, उन सब का वो विधि विधान से अनुपालन करते हुए व्रतधारी बनकर उन सारी परंपराओं को आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। पूजा पाठ में हवन यज्ञ की सांस्कृतिक भारतीय परंपरा भी वहाँ पर विद्यमान है। आर्य समाज मॉरिशस के लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बना। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को, भारतीय संस्कृति को वहाँ के जन जन तक पहुँचाने का काम किया। इसलिए विधि विधान से यज्ञ हवन आदि करने के तमाम उपाय, तमाम पद्धतियाँ उसको विकसित किया गया। रामायण
महाभारत, गीता, वेद ग्रंथ, इन सब के प्रचार प्रसार और इनके जाप और तप आदि की परंपरा का अनुपालन भी वहां पर होता है। समय समय पर अनुष्ठान होते हैं, कथावाचक कथा का वाचन करते हैं, इन ग्रंथों का अखंड पाठ भी होता है, नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जाप होता है। प्रत्येक रविवार को हिंदू लोग आर्य समाज के मंदिरों में जाते हैं और ये उनका नियम है। उन मंदिरों में जाकर वह अपनी आस्था के पुष्प अर्पित करते हैं। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि का पर्व राष्ट्रीय उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। समूह बनाकर धार्मिक यात्रा निकालते हुए सब लोग गंगा तालाब तक पैदल जाते हैं। शिवरात्रि ऐसा लगता है जैसे वहाँ का सबसे अधिक लोक स्वीकृत प्रचलित सांस्कृतिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व बन गया है। दक्षिण मॉरिशस के ग्रां बासा नामक पर्वत के पास बने मशहूर शिव मंदिर के निकट हर वर्ष नवरात्रि का बड़ा मेला लगता है। नवरात्रि भी मॉरिशस के भारतीय मूल के नागरिकों का एक बड़ा भारी उत्सव बन जाता है। शिवरात्रि से 2 दिन पहले हजारों हिंदू सफेद धोती, कुर्ता, कमीज, टोपी आदि पहनकर कांधों पर सुंदर कांवड़ लेकर वहां पहुंचते हैं। ये जो कांवड़ लेकर चलने की परंपरा भारत से वहां पहुंची, यह भी इसी भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक प्रमाण है। तरह तरह के सुसज्जित रंग बिरंगे कपड़े, मोरपंख, शीशे, फूल सभी कुछ मिलकर भारतीय संस्कृति की साकार प्रतिमा का निर्माण करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अधिकांशतः अभी तक की परंपरा के आधार पर हिंदू रहे हैं। वे स्वयं आनंद और उल्लास से उस शोभा यात्रा का, उस धार्मिक यात्रा का नेतृत्व करते हैं। पूरे रास्ते लोग इधर उधर खड़े रहते हैं और इस धार्मिक यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनकी प्रतीक्षा घंटों करते हैं, जय जयकार के नारे लगते हैं और रात भर करतल ध्वनि, भजन कीर्तन, ढोल मजीरों के साथ इस मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन विधिवत चलता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, उसके बाद लंगर आदि, भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इस पूरी आस्था के साक्षात उद्घाटन को देखकर ऐसा लगता है कि भारत और मॉरिशस मूलतः आत्मिक संबंधों के 2 देश हैं। इस तरह प्रतिवर्ष श्रद्धा भक्ति के साथ महर्षि दयानंद शताब्दी का आयोजन भी मॉरिशस में किया जाता है। बेलमार नामक समुद्र तट पर गंगा स्नान का मेला लगता है, जहां हजारों हिंदू एकत्रित होते हैं। मॉरिशस में 60 छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं। उन नदियों के तट पर भिन्न भिन्न पर्वों का आयोजन होता है। इस तरह गणेश जयंती, शिवाजी जयंती और तुलसी जयंती, महात्मा गांधी जयंती, इन सब का पूरे उत्साह से आयोजन किया जाता है। और क्रिसमस तथा नव वर्ष भी उसी तरह जैसे भारत में धूमधाम से मनाए जाते हैं, मॉरिशस में भी इस तरह के पर्वों का विधिवत आयोजन होता है, अनुष्ठान होता है और सब लोग खुशी खुशी नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं, मिलते हैं, बधाई भी देते हैं। यदि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वाले इस लघु भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो आंखें गर्वोन्माद से सजल भी हो उठती हैं और ऐसा लगता है कि हमें उन भारतवासियों पर, मूलतः भारत के नागरिकों पर गर्व का अनुभव होता है। वहाँ भारतीय कलाएं, नृत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, शिल्पकला, तमाम तरह की कलाएं, साहित्यिक अभिरुचियां, सिनेमा और भाषा, साहित्य, विचार, दर्शन, रहन सहन, पोशाक, भोजन, हर जगह हर दृष्टि से हमें भारत वहाँ उपलब्ध दिखाई देता है। भारतीयता ही भारतीयता समग्रतः देखी जाती है। वहाँ के रेस्टोरेंट, होटल, उनमें खाना देखें, वहाँ के समुद्र तट पर एकत्रित हुए लोगों के अनुष्ठान देखें, उन सबको देखें। ऐसे में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर वहाँ जो आयोजित किया गया, प्रसिद्ध कवि बाल कवि बैरागी जी
उस मॉरिशस के दृश्य को देखकर, वहाँ की सुंदरता को देखकर, वहाँ जो भारतीय संस्कृति की उपलब्धता को देखकर वो बड़ी सुंदर कविता के माध्यम से ये बात कहते हैं कि मॉरिशस जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, दोनों एक आत्मा हैं। यानी भारत से भी अधिक मॉरिशस में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और जीवित होने का परिचय वहाँ मिलता है। ऐसा बालकवि बैरागी ने अपनी एक सुंदर कविता के माध्यम से व्यक्त भी किया। ओ मॉरिशस मेरे लघु भारत, ओ मेरे लघु भारत, अभी तक नहीं भूल पाया, तुतलाकर हकलाकर बोल रहा है मुझसे बेहतर, व्यवृत करेगा शायद मुझसे भी उत्तम, आसन्न भविष्य में ओ हिंद महासागर के मोती। हिंदी का द्वितीय सारस्वत यज्ञ आहूत करके तूने अपने आंगन को पूत और प्रभाग्य बना लिया। इस तरह हम देखें कि मॉरिशस में वास्तव में विश्व हिंदी सम्मेलन हो या हिंदी सचिवालय की स्थापना हो या तमाम तरह की विश्वविद्यालय और भाषा और साहित्य सेवी संस्थाएं हों, उन सब में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर संस्कृति को प्रचारित प्रसारित और जीवित रखने के प्रयत्न सतत चलते हैं। भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने भारतीय और मॉरिशस सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में अपनी तथा देशवासियों की तरफ से पूरी रचनात्मक सहभागिता निभाई है, सहयोग दिया है। मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान का शिलान्यास किया गया। भारतीय विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता से वहां पिछले लगभग 40 वर्षों से भारतीय धर्म, संगीत, कला, भाषाएं, इन सब की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। मॉरिशस में समय समय पर भारतीय संस्कृति की शक्ति का प्रकटीकरण नाटकीय ढंग से यानी नाटकों के माध्यम से, प्रहसनों के माध्यम से भी होता है। रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से भी हमारी संस्कृति का, हमारे धारावाहिकों का, हमारे विज्ञापनों का प्रचार प्रसार होता है। भारत से आए धर्मोपदेशक पंडित मेहता जैमिनी ने 14 वर्ष लगाकर वहाँ धर्मोपदेश दिया और 13 अप्रैल बैसाखी को आर्य कुमार सभा की स्थापना भी की। वासुदेव जी इसके प्रमुख सदस्य बने। कहा जाता है कि उन्हीं के अथक परिश्रम से देश को नया संविधान भी मिला और भारतीय भाषाओं को मान्यता भी दी गई। श्री R.K. बुधन ने अपने निकट समाज के सभी लेखकों और कलाकारों को एकत्र किया। भारतीय सांस्कृतिक परिषद, इंडियन कल्चरल एसोसिएशन की स्थापना की। परिषद का एक ही लक्ष्य था, मॉरिशस के सभी भारतीयों की सांस्कृतिक अग्रगामिता तथा पूर्व और पश्चिम में समझदारी का विकास निरंतर हो। डॉक्टर राम गुलाम के नेतृत्व में परिषद का तेजी से विकास हुआ। भारतीय दर्शन के क्षेत्र में गीता पर की गई ऐतिहासिक व्याख्या भारतीय सांस्कृतिक परिषद में छपी और उसके माध्यम से ही वह पश्चिमी देशों तक भी पहुंची। प्रोफेसर बैरिथडेल कीथ की इस प्रयास की प्रशंसा बार बार की गई। भारत ने भी समय समय पर मॉरिशस में भारतीय समाज के बौद्धिक और सामाजिक जीवन में होने वाले विकास का स्वागत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीनिवास शास्त्री, सरोजिनी नायडू, तेज बहादुर सप्रू, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे अनेक नेताओं ने भारतीय सांस्कृतिक परिषद को अपनी अपार शुभकामनाएं दी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विजिटिंग प्रोफेसर रहे, उन्होंने भी इस पर प्रचुर मात्रा में सहयोग किया, कार्य किया। परिषद का सम्मानित सदस्य उन्हें बनाया गया और इस तरह समय समय पर भारत और मॉरिशस की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियां मजबूत होती चली गईं। 1933 में पोर्ट लुई में गीता इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जिससे शिक्षित भारतीयों को नए धर्म का उपदेश देने का अवसर भी मिला। भारतीय दर्शन ने पश्चिम के लेखकों जैसे आल्हर्स एक्सले, T.S. इलियट, आर्द्रे मलरो, सिल्वे लेवी या रोमा रोला आदि इनसे प्रभावित हुए तथा प्रेरित भी किया। इन्हें प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों के माध्यम से मॉरिशस निवासी भारतीयों की नई पीढ़ी ने भारत की सांस्कृतिक परंपरा का एक नया अर्थ, एक नवीन अर्थवत्ता, अर्थ छटा, इसका भी बोध किया। मॉरिशस
तथा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को एक सा बताते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने झाल तथा ढोलक आदि वाद्य यंत्रों के स्वागत समारोह में महात्मा गांधी संस्थान का शिलान्यास किया था। इन सभी बातों के अतिरिक्त भारतीय मॉरिशस संबंधों की जानकारी हमें वहां उपलब्ध खेल कूद, खेलों की परंपरा, सिनेमा, सामाजिकता, भोजन, पोशाक और वहां के स्थानों के नाम, इन सब में भी दिखाई देती है। इस प्रभाव और साम्य को हम देख सकते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय मॉरिशस में रुके थे। वे वहां के बंधक मजदूरों की स्थिति को देखते ही रो पड़े थे। पोर्ट लुई में हुए स्वागत के बाद उन्होंने सैकड़ों मजदूरों की करुण कहानी का कर्णामृत पीकर मनी मन उन्हें इस कालचक्र से छुटकारा दिलवाने का प्रण भी किया था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के वंशजों को राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया था। उन्हें अखंड एकता का पाठ पढ़ाया और एक नई राह भी दिखाई थी। भारत लौटकर गांधी जी ने मॉरिशस की उस हालत का हल निकालने और अहिंसात्मक क्रांति का बीजारोपण करने के लिए डॉक्टर मणिलाल को मॉरिशस भेजा था। डॉक्टर साहब के अथक और कठिन परिश्रम से बंधुआ लोग स्वतंत्र हो गए। उन्होंने ही वहां आर्य समाज और यंग मैन्स हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद चिरंजीव भारद्वाज वहां गए, धर्म, संस्कृति, भाषा के लिए इन लोगों को एकत्रित किया, प्रेरित किया और उसको कृतज्ञ मॉरिशस वासी कभी भूल नहीं पाए। विशेषकर आत्माराम को, जिनकी मातृभाषा मराठी थी, पर उन्होंने हिंदी के माध्यम से जीवन के अंतिम क्षण तक प्रवासियों में प्राणों की ज्योति जगाए रखी। इस तरह कई भारतीय विद्वानों, समाज सेवकों, सांस्कृतिज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने भी विशिष्ट शंख नादों से मॉरिशस की भूमि पर स्वातंत्र्य ध्वनि का प्रसार किया। परिणामतः इस लघु भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के उपनिवेशवाद के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष किया और मॉरिशस स्वतंत्र हो गया। उसके बाद भारत और मॉरिशस निवासियों का परस्पर मिलना, आना जाना निर्बाध रूप से प्रारंभ हुआ। यूं तो मॉरिशस में अनेक भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी और बिहार की भाषाएं। किंतु हिंदी भाषा का विकास मॉरिशस के विकास का एक ज्वलंत दस्तावेज बन गया। हिंदी आज विश्व की दूसरी तीसरी भाषा बन गई। मॉरिशस ने अपनी इस भाषा के सूत्र में अपने धर्म और संस्कृति को बांध लिया। वहां फरवरी 1984 में भारत मॉरिशस सम्मेलन हुआ तथा शिक्षा, संस्कृति, जल, परिवहन, चिकित्सा और अन्य कई तकनीकी तथा औद्योगिक संबंधों पर भारत ने मॉरिशस की सहायता के लिए संकल्प प्रकट किया, स्वीकृति दी। मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिव सागर रामगुलाम ने द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर भाषण देते हुए कहा था, मेरा विश्वास है कि हिंदी प्यार और एकता की भाषा है। यहाँ यह हमेशा से जनता की भाषा रही है। भारत और मॉरिशस दोनों को स्वतंत्र कराने में हिंदी का हाथ रहा है। अपने इसी भाषण में उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और विस्तार पर भारत तथा मॉरिशस के परस्पर योगदान पर दृष्टि डालते हुए यह भी कहा था कि अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं ने मिलकर इस हिंदी आंदोलन को चलाया है। प्रोफेसर रामप्रकाश के मॉरिशस पहुंचने पर रेडियो और दूरदर्शन आदि सरकारी स्थानों पर भी हिंदी को उसका उचित स्थान मिला। इसके अतिरिक्त दूसरे अहिंदी भाषी हिंदी शिक्षकों में भी तमिल भाषी श्री नरेश रागेन और तेलुगु भाषी स्वर्गीय रामासामी तुलसिया और रामास्वामी बिरासासी के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। मॉरिशस के हिंदी लेखकों की आज हजारों कृतियां उपलब्ध हैं, जिनमें साहित्य, इतिहास, संस्कृति और धर्म विषयक अनेक प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन्हीं प्रवासी भारतीयों द्वारा हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सृजन हुआ। हिंदी की पाठ्य पुस्तकें भी प्रचुर मात्रा में लिखी गईं। आजकल मॉरिशस में भोजपुरी की स्थिति क्रियोली भाषा से कुछ नीची तो है, किंतु भोजपुरी का पूर्व स्थान अब खड़ी बोली ने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है। परिणामतः काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक सभी कुछ अब खड़ी बोली में लिखे जा रहे हैं। वहाँ यात्रा वृत्तांत, वहाँ संस्मरण, रेखा चित्र, अनुवाद आदि के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति को प्रतिबिंबित किया जा रहा है।
मॉरिशस में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक 3 कर्णधार प्रोफेसर वासुदेव विष्णुदयाल और इसी प्रकार जमुना नारायण राय तथा ब्रजेंद्र भगत मधुकर यह विशेष रूप से सम्माननीय और उल्लेखनीय रहे हैं। अन्य अनेक हिंदी सेवी भाषा प्रचारक बने। स्वाधीनता से पूर्व मॉरिशस में कुछ और साहित्यकारों का उदय हुआ। स्वाधीनता के पश्चात तो रचनाकारों की बाढ़ सी आ गई। विविध विधाओं में लेखन होने लगा। महात्मा गांधी संस्थान की पत्रिका वसंत ने नई पत्रिकाओं को बराबर प्रोत्साहित किया। वहां की पुरानी पत्रिकाओं में अनुराग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सर्वप्रथम मॉरिशस में 15 मार्च 1606 को हिंदुस्तानी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में एक साथ छपने वाले इस पत्र के संपादक डॉक्टर मणिलाल थे। 1619 में मणिलाल ने अपनी एक प्रेस खोली और मॉरिशस आर्य पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र था। सन 1616 में काशीनाथ किस्टो इसके संपादक बने। इसी तरह इस वर्ष में रामलाल के संपादन में ओरिएंटल गजट नाम से एक और पत्र निकला। सन 1620 में इंडो मॉरिशस संघ के तत्वावधान में मॉरिशस इंडिया टाइम्स नाम का प्रकाशन हुआ। दीपचंद बिहारी, परख, ब्रजलाल रामदीन, चिराग और तूफान, प्रेमचंद मूली, खामोशी के चीतकार, अनंत जी तथा नए अंकुर आदि भी इसी क्रम में स्मरणीय और वंदनीय बन गए। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक और यथार्थवादी कहानियां भी मॉरिशस में प्रचुर मात्रा में लिखी गईं। उल्लेखनीय यह भी है कि जीवन मूल्य भारतीय संस्थाकारों से ही जुड़े रहे। सदियों के प्रवास में भी भारतीय अस्मिता यथावत बनी रही और पूरे देश में सुरक्षित रही। मॉरिशस की महिला लेखिकाओं ने भी ढेरों कहानियां लिखी। अन्य गद्य विधाओं की तरफ अगर हम दृष्टि डालें तो मॉरिशस में नाटक और एकांकी भी प्रचुर मात्रा में लिखे गए और लिखे जा रहे हैं, जैसे जीवन संगिनी 1681 में, आदर्श बेटी 1658 में, विरोध तथा 5 एकांकी, एक सपना, ऐसी बहुत सी रचनाओं का नाम लिया जा सकता है। मनुष्य आत्मा है, संसार वृक्ष, गीता और उपनिषद, ऐसे निबंध और मॉरिशस के निर्माता सर शिवसागर राम गुलाम नामक संस्मरणात्मक जीवनी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि सोमदत्त बखोरी जी का यात्रा विवरण गंगा की पुकार, जिसमें भारत मॉरिशस संबंध और भारत के प्रति मॉरिशसीय निवासियों की धारणाओं पर भी चित्रण किया गया, चर्चा की गई है। इतिहास ग्रंथ भी मॉरिशस की हिंदी में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुए। मॉरिशस में भारतीयों का इतिहास के हजारी सिंह सर्वाधिक चर्चित हुआ। इस तरह भारत और मॉरिशस का संबंध रक्त का संबंध बन गया, आत्मा से आत्मा का संबंध बन गया। किसी भी दृष्टि से देखें तो भारत और मॉरिशस के संबंधों में पूर्णतः अभिन्नता है, अद्वैत संबंध है। सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, वैचारिक और मानसिक दृष्टि से, दर्शन और समाजशास्त्रीय दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हम देखें, भारत और मॉरिशस संबंध अभिन्न है, घनिष्ठ है, सुदृढ़ है, आत्मीयता से भरा हुआ है, जिनमें किसी भी तरह की औपचारिकता की गुंजाइश नहीं है। हमें इन संबंधों पर गर्व है। हम कह सकते हैं कि मॉरिशस भारत का एक लघु रूप है और भारत में जो संस्कृति विद्यमान है, जो संस्कृति प्रचारित है, उसी संस्कृति का विस्तार मॉरिशस एक प्रकार से वहाँ कर रहा है। वहाँ के लोगों के मनोमस्तिष्क में, वहाँ के विद्यार्थियों में, वहाँ के शिक्षार्थियों में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए तमाम ग्रंथों को पाठ्यपुस्तकों के रूप में, संदर्भ ग्रंथों के रूप में न केवल पढ़ाया जा रहा है, उनको सुझाया भी जा रहा है। इस तरह भारतीय ग्रंथों पर, भारतीय साहित्य पर वहाँ शोध आदि के कार्य भी किए जा रहे हैं। भारतीय ग्रंथों के अनुवाद भी वहाँ किए जा रहे हैं। बहुत सी भारत की पिक्चरें, वहाँ यहाँ का सिनेमा वहाँ के लोगों को अभिभूत कर रहा है। भारतीय विज्ञापन भी, वह भी वहाँ के लोगों को आकृष्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। टेलीविज़न के अनेक कार्यक्रम वहाँ नियमित रूप से देखे जाते हैं। महाभारत वहाँ बहुत लोकप्रिय धारावाहिक के रूप में समादृत हुआ। रामायण वहाँ के लोग बार बार देखते हैं और देखना चाहते हैं। चाणक्य सीरियल भी, उसने भी वहाँ पर अपनी एक दार्शनिकता, अपनी दर्शकों का एक समूह पैदा किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि संस्कृत को, हिंदी को, तमिल को, तेलुगु को, मराठी को, गुजराती को, अगर इन सब भाषाओं में तमाम तरह की शिक्षण प्रशिक्षण की
प्रविधियां वहां पर विकसित हुई। वहां के जो शिक्षक हैं वो पाठ्यपुस्तकें जब निर्मित करते हैं तो उसमें मॉरिशस और भारत के साहित्य को समाविष्ट करते हैं। भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए ग्रंथों को वो व्याख्यायित करते हैं। वहाँ के विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क में वो इस प्रकार की भारतीय समाज और संस्कृति की भावनाओं के प्रति समादृत भाव भी पैदा करते हैं। यह वास्तव में बहुत गर्व का विषय है, आनंद का विषय है कि मॉरिशस को हम भारत का एक लघु रूप मानते हैं और उसके प्रति हमारे मनोमस्तिष्क में भी वही श्रद्धा का भाव पैदा होता है जो भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति पैदा होता है। हम वहाँ के निवासियों के प्रति, जिन्होंने मॉरिशस को लघु भारत बनाया, कृतज्ञ हैं, उनके प्रति आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को दूर दराज में भी जीवित रखने का रचनात्मक प्रयत्न किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।